सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती से संबंधित मनोविज्ञान की इस क्लास में हम पढ़ेंगे टॉप 10 प्रश्नों के बारे में। साइकोलॉजी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि रीट मेंस एग्जाम के लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, 10 जो प्रश्न अपने रीट मेंस में आएंगे 20 अंक के आएंगे। तो इन 20 अंकों की मैं आपको डेली तैयारी करवाता हूं। ठीक है, और ये जो क्लास है वो आपको रोज सुबह 6:05 पर यूट्यूब पर रिकॉर्डेड क्लास के रूप में मिल जाती है। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और साइकोलॉजी की रीट मेंस एग्जाम के लिए लगातार तैयारी करते रहिए जब तक कि एग्जाम ना होता है तब तक। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है अपना, वाचिक अधिगम के संबंध में कौन सा सत्य है। मतलब जो वाचिक प्रकार का जो अधिगम है उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो अपने को बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है यह अनुबंधन से भिन्न है। ऑप्शन बी है यह अधिगम मनुष्य तक ही सीमित है। ऑप्शन सी में है युग्मित सहचर अधिगम वाचिक अधिगम के अध्ययन की एक विधि है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो देखो, वाचिक अधिगम के अगर बारे में बात करें तो ये अनुबंधन से भिन्न होता है। मतलब जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है या अपन बात करें उद्दीपक, ठीक है, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो अनुबंधन स्थापित होता है और फिर जो अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वाचिक अधिगम है वो उससे क्या है, उससे भिन्न प्रकार का है। आगे बात समझ में। दूसरा, ये अधिगम मनुष्य तक सीमित है। बिल्कुल सही बात है, ये अधिगम है वो मनुष्य तक ही सीमित है। क्यों? क्योंकि वाचिक का मतलब क्या होगा, भाषा का प्रयोग कौन करता है? केवल मनुष्य ही करता है ना। कोई सा भी जंतु, मनुष्य के अलावा कोई सा भी जीव है वो भाषा का अधिगम नहीं करता है। भाषा के माध्यम से केवल मनुष्य ही सीखता है, इसलिए ये जो अधिगम है वो मनुष्य तक ही सीमित है। और तीसरे में दे रखा है युग्मित सहचर अधिगम है वो वाचिक अधिगम के अध्ययन की एक विधि है। कौन सी विधि? युग्मित सहचर अधिगम। युग्मित सहचर अधिगम है वाचिक अधिगम के अध्ययन की क्या एक विधि है। तो ये भी कथन सही है। तो तीनों ही कथन है वो सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है अपना, मानव स्मृति के सर्वप्रथम कर्मिक अध्ययन का श्रेय किसे दिया जाता है। मतलब मानव की जो स्मृति है उसका अध्ययन करने का, कर्मिक अध्ययन करने का सर्वप्रथम श्रेय है वो किसको दिया जाता है। मतलब सर्वप्रथम मानव स्मृति का अध्ययन है वो कर्मिक रूप से किसने किया था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हर्मन है एबिंगहाउस। ऑप्शन बी में है बेडेल है। ऑप्शन सी में है बीने। और ऑप्शन डी में है जीन पियाजे। तो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन ए हो जाएगा हर्मन एबिंगहास। क्या हो जाएगा? हर्मन एबिंगहास हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है आज का, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञान के विकास की श्रृंखला के चरणों का सही क्रम है। मतलब जीन पियाजे ने, किसने? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत दिया था और इस संज्ञानात्मक विकास की जो श्रृंखला बनती है उसके कुछ चरण उन्होंने बताए थे। उन चरणों का अपने को सही क्रम बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए निषेध, पहचान, पारस्परिकता से संबंधात्मक परिवर्तन। ऑप्शन बी में है पहचान, निषेध, पारस्परिकता से संबंधात्मक परिवर्तन। ऑप्शन सी में है से संबंधात्मक परिवर्तन, पारस्परिकता, पहचान, निषेध। और ऑप्शन डी में है पारस्परिकता से संबंधात्मक परिवर्तन, निषेध और पहचान। तो देखो, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब एक नंबर पे आएगा पहचान, फिर आएगा निषेध, फिर आएगा पारस्परिकता, फिर आएगा से संबंधात्मक परिवर्तन। देखो, अगर अपन जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे ने इन सब को INRC समूह कहा है। क्या कहा है? INRC समूह कहा है। आई का मतलब होता है आइडेंटिफाई, मतलब पहचान, मतलब पहचान होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? पहचान। और एन का मतलब होता है नेगेशन। नेगेशन का मतलब निषेध। नेगेशन का मतलब क्या होता है? निषेध। नेगेशन का मतलब क्या होता है? निषेध होता है। और आर का मतलब उन्होंने बताया था रिसिप्रिकल। ठीक है, रिसिप्रिकल मतलब पारस्परिकता। ठीक है, और सी का मतलब उन्होंने बताया था से संबंधात्मक परिवर्तन, मतलब है कोरिलेशनल ट्रांसफॉर्मेशन बताया था। आगे बात समझ में। तो ये था INRC समूह है ना।
जो कि श्रृंखला बनती है 4 चरणों की। कितने चरणों की? 4 चरणों की श्रृंखला बनती है। इसका जो पहला चरण है वो क्या है? वो है पहचान का, दूसरा निषेध, फिर आता है पारस्परिकता और फिर है सह संबंधात्मक परिवर्तन। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है अपना, विरोधी प्रक्रिया के सिद्धांत के संबंध में दिए गए कथनों को पढ़कर सही कूट की पहचान करो। मतलब विरोधी प्रक्रिया का एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के संबंध में कुछ कथन दिए गए, उन कथनों को अपने को पढ़ के बताना है कि कौन सा जो कूट है वो सही है। तो पहला है कथन है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सोलोमन व कॉर्बिट ने किया। ऑप्शन बी है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति को दो विरोधी भावनाएं कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है। और 3 नंबर पर है, इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सुख की प्राप्ति करना चाहता है एवं दुख से बचना चाहता है, अतः ये दोनों भावनाएं व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है। तो देखो, इस प्रश्न की अगर अपन बात करें तो ये जो सिद्धांत है वो आपके सोलमन और कॉर्बिट ने दिया था, ये सही कथन है। ठीक है। फिर इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को दो विरोधी भावनाएं हैं वो कार्य करने के लिए क्या करती है? अभिप्रेरित करती है। मतलब एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो प्रकार की भावनाएं व्यक्ति को हमेशा ही कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब वो देखा जाता है कि वो कौन सी भावना उसमें प्रबल है। यदि पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव प्रकार से कार्य करेगा और नेगेटिव है तो वो नेगेटिव प्रकार से ज्यादा कार्य करेगा। ठीक है, तो ये कथन है वो भी सही है। तीसरा, इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति सुख की प्राप्ति करना चाहता है, ये बात तो सत्य है। हर व्यक्ति हर स्थिति में सुख की प्राप्ति करना चाहता है एवं दुख से बचना चाहता है, अतः ये दोनों भावनाएं व्यक्ति को क्या करेगी? अभिप्रेरित करती है। तो ये भी सही है। तो अब अपन ऑप्शन देखते हैं, कूट देखते हैं। ऑप्शन ए में केवल एक सही है, ऑप्शन बी में केवल 1 एवं 3 सही है, ऑप्शन सी में केवल 2 एवं 3 सही है और ऑप्शन डी में 1, 2 एवं 3 सभी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है आज का, अभिप्रेरणा वर्णित होती है। मतलब अभिप्रेरणा का वर्णन है वो किस प्रकार से किया जा सकता है? ऑप्शन ए ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, ऑप्शन बी भावनात्मक जागृति द्वारा, ऑप्शन सी दोनों ए व बी और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो अभिप्रेरणा होती है वो आपके भावनात्मक जागृति द्वारा उत्पन्न होती है। आगे बात सुन, मतलब इसमें भावनाओं का योगदान होता है। किसका होता है? भावनाओं का योगदान होता है ना। संज्ञान का कोई मतलब नहीं होता है ना। अभिप्रेरणा से व्यक्ति क्या हो जाता है? उसमें भावनाएं जग जाती है मेहनत करने की, है ना। जैसे मान लिया कि आपको बोल दे कि आपको कुछ करना ही है ना, अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ आपको करना ही है, तो आप में वो एक भावना उत्पन्न होती है कि नहीं मुझे कुछ करना है ना। तो आप कुछ ना कुछ क्रियाएं करते रहते हो। आगे बात सुन, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 6वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में महिला सदस्यों की संख्या होगी। देखो, आरटीई 2009 की अगर बात करें, राइट टू एजुकेशन है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर एक प्रावधान है एसएमसी का, है ना, एसएमसी है ना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में महिला सदस्यों की भी संख्या निर्धारित की गई है। वो कितना परसेंटेज है वो अपने को बताना है। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी में 50%, ऑप्शन सी है 30% और ऑप्शन डी में 40%। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, 50%, है ना। जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, विद्यालय प्रबंधन जो समिति है, उसमें महिलाओं की जो सदस्य संख्या होती है वो 50% होती है। मतलब आधे पुरुष और आधे महिलाएं होती है। आगे बात समझ। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना दे दूं, और सूचना वो ये है, आप हमारे मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शुरुआत में ही दे रखा है, ठीक है। तो लिंक पे क्लिक करके आप सीधे हमारे टेलीग्राम पर चले जाएंगे। तो टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा ये होगा कि आपको टेलीग्राम पर निश्चित टाइम टेबल के तहत, एक निश्चित शेड्यूल के तहत हर रोज हर विषय के क्विज मिलते हैं। उन क्विज को अटेंड करके आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेटर कर सकते हो, और यदि आपकी तैयारी है तो आप अपनी तैयारी को परख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो उन क्विज के माध्यम से कि आपकी तैयारी अभी कितनी हुई है और कितनी होना अभी बाकी है। आगे बात समझें, और वीडियो को अंत तक देखना है, और अंत तक देखने के बाद
यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना प्लीज़, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास में हाथों हाथ आ जाए। आगे बात समझ में? तो इतना सा काम करना है, और आपके शेयर करने से और लाइक करने से और चैनल के सब्सक्राइब करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं भी आपके लिए लगातार डटा रहूं। रोज़ 6:05 पर क्लास देता हूं, तो ये भी एक जज्बा होना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। सारे कामों को करने के बावजूद भी क्लास है वो नियमित रूप से देना बहुत बड़ा काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है ना। तो आपका मोटिवेशन मेरे को प्रेरित करेगा। आगे बात समझ में? तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, किशोरों में फोबिया उत्पन्न होने का कारण है। तो किशोर अवस्था में बालकों में फोबिया उत्पन्न हो जाता है, तो इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए है चिंता, ऑप्शन बी है कुंठा, ऑप्शन सी है लगाव, और ऑप्शन डी में अनिद्रा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन ए चिंता हो जाएगा। देखो, किशोर अवस्था में अगर अपन बात करें तो किशोर अवस्था में पहले उत्पन्न होता है भय, भय से उत्पन्न होती है चिंता। भय से क्या उत्पन्न होती है? चिंता। भय का मतलब डर। किशोर अवस्था में बालक बहुत बार डरा हुआ रहता है, घर में उसको हर कोई डरा देता है, टीचर डरा देता है ना, वो अपनी समस्याओं को लेकर डरा हुआ रहता है, फ्यूचर में क्या करना है इन सब चीज़ों को लेकर वो डरा रहता है। तो भय से उत्पन्न होती है चिंता, और चिंता से उत्पन्न होता है फोबिया, है ना। ये एक मानसिक विकार है ना, तो फोबिया उत्पन्न होता है। आगे बात समझ में? अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला 8वां प्रश्न है अपना, सिगमंड फ्राइड ने जन्म प्रवृत्तियों में निम्न में से किसे वर्णित नहीं किया है? मतलब सिगमंड फ्राइड ने जन्म प्रवृत्तियों को 4 भागों में बांटा था, या 4 प्रकार की जन्म प्रवृत्तियां बताई थी, उनमें से कौन सी वर्णित नहीं है, मतलब कौन सी उन्होंने नहीं बताई थी। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए यौन वृत्ति, ऑप्शन बी में आत्मरक्षा, ऑप्शन सी में युयुत्सा, और ऑप्शन डी में है प्रेम। तो देखो, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके प्रेम। देखो, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानसिक विकास का पहलू है? मतलब मानसिक विकास का जो पहलू है वो कौन सा है? ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी में है भाषा, ऑप्शन सी में संवेदना, और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। मतलब बुद्धि है, भाषा है और संवेदना, ये सब मानसिक विकास के क्या है? पहलू होते हैं। अब बात करते हैं आज के अंतिम और लास्ट 10वें प्रश्न की। ठीक है, तो ये प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सा विचारक शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल पक्षधर था? मतलब कौन सा विचारक था जो शिक्षा में, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल पक्षधर था। मतलब बच्चों को शिक्षा के दौरान या जब वो स्कूल में रहते हैं तो उनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए शिक्षा ग्रहण करने के मामले में। ऑप्शन ए है गीजूबाई, ऑप्शन बी है जॉन कार्ड वेलहोल्ट, और ऑप्शन सी में है ए.एस. नील, और ऑप्शन डी में है सिगमंड फ्राइड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी ए.एस. नील। ए.एस. नील एक ऐसे विचारक थे जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे। क्या थे? प्रबल पक्षधर थे। तो ये थी आज की क्लास। तो इस क्लास में इतना ही। कल मॉर्निंग में 6:05 पर फिर एक रिकॉर्डेड क्लास के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।